नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। वक्त हो चला है ताबड़तोड़ खबरों का। देखते हैं सुपरफास्ट न्यूज। मुंबई में गणेशोत्सव के दौरान आतंकी खतरे की आशंका जताई जा रही है, जिसे लेकर मुंबई पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। खतरे के मद्देनजर पुलिस ने कमर कस ली है और चप्पे चप्पे की सुरक्षा चाक चौबंद करने में जुट गई है। 17 सितंबर से गणेशोत्सव की शुरुआत हो रही है। इस दौरान मुंबई पुलिस अपनी पूरी तैयारी के साथ किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार है। विघ्नकर्ता के 11 दिनों तक चलने वाले त्योहार के दौरान कोई परेशानी न खड़ी हो, इसके लिए तगड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। त्योहार के दौरान करीब 35,000 पुलिस वाले तैनात किए जाएंगे। साथ ही ड्रोन के जरिए भी संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जाएगी। गणपति में आतंकी खतरे को देखते हुए पुलिस के अलावा आरपीएफ, एसआरपीएफ, फोर्स 1, होमगार्ड्स भी सुरक्षा दस्ते का हिस्सा बनेंगे। आतंकी हमले के मद्देनजर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी ATS, क्राइम ब्रांच, स्पेशल ब्रांच को अलर्ट कर दिया गया है। विसर्जन के वक्त अलग अलग NGO के 10,000 स्वयंसेवक भी पुलिस की मदद करेंगे। यही नहीं, विसर्जन के दौरान छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस वाले सादी वर्दी में मंचलों पर नजर रखेंगे। इसके लिए एक एंटी ईव टीजिंग दस्ता भी बनाया गया है। अफवाहों को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर कमेंट्स और ट्रेंड्स पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। 17 तारीख से शुरू हो रहे गणेशोत्सव के लिए मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मूर्तियां बनाने वाले कारीगर जल्द से जल्द उन्हें तैयार करना चाहते हैं। गणेशोत्सव के लिए कारीगर पूरी मेहनत से गणेश जी के अलग अलग तरह के प्रतिमाएं बनाते हैं। हालांकि इस बार इन मूर्तियों के दामों में 10 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। कारीगरों का कहना है कि मूर्तियां बनाने के लिए लगने वाले कच्चे माल के दामों में बढ़ोतरी होने के चलते मूर्तियों के दाम बढ़ गए हैं। और मुंबई में लोकल ब्लास्ट में आज कोर्ट सुना सकती है अहम फैसला। मुकोका कोर्ट में यहाँ पे 12 लोगों को दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद आज है फैसले की घड़ी। सजा का ऐलान हो सकता है। शिवसेना ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की है। शिवसेना ने अपनी मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी में आरोप लगाया है कि सावरकर हिंदू राष्ट्र के समर्थक थे, इसलिए पहले की सरकारों ने उनकी अनदेखी की। ऐसे में बीजेपी सरकार के पास उन्हें भारत रत्न देकर गलती को दुरुस्त करने का मौका भी है। राउत के मुताबिक वीर सावरकर एक असाधारण क्रांतिकारी थे और 12 साल अंडमान की जेल में कैद रहे। वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की शिवसेना की मांग पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सावरकर को भारत रत्न दिए जाने का विरोध किया है, जबकि JDU ने भगत सिंह को भी भारत रत्न दिए जाने की मांग उठा दी। कांग्रेस का कहना है कि अगर सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो ये सभी भारत रत्न पाने वालों के लिए अपमान जैसा होगा। वहीं JDU ने इसे भारत सरकार का मसला बताते हुए भगत सिंह को भी भारत रत्न दिए जाने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने एयरपोर्ट पर उन्हें मिलने वाले VIP ट्रीटमेंट को बंद करने के लिए फेसबुक के जरिए सरकार पर निशाना साधा है। वाड्रा ने लिखा, मैं कोई VVIP या VIP नहीं हूं, बल्कि भारत का एक आम नागरिक हूं। पहले भी कई बार संबंधित अथॉरिटी को एयरपोर्ट की VIP लिस्ट से मेरा नाम हटाने के लिए लिख चुका हूं, लेकिन सरकार ने अब तक मेरा नाम नहीं हटाया। अब देश के हर एयरपोर्ट पर जाकर खुद लिस्ट में लिखे अपने नाम पर सफेद टेप चिपकाऊंगा। वहीं केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने वाड्रा को जवाब देते हुए कहा कि अगर वाड्रा सुरक्षा जांच में छूट नहीं चाहते हैं तो वो पत्र लिखकर सूचित करें। 3 दिन में उनका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा। अस्पतालों पर हुए IBN 7 के रियलिटी चेक के बाद डेंगू से लड़ने में नाकाम साबित हुई दिल्ली सरकार अब होश में आ गई है। दिल्ली सरकार ने डेंगू को लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को अपने अपने इलाकों के अस्पतालों में जाकर हालात का जायजा लेने को कहा। डेंगू से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में बेड की संख्या 3 गुना करने का दावा भी किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अगले 3-4 दिन में 1000 नए बेड खरीदे जाने का आदेश जारी कर दिया गया। डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डेंगू के मरीजों की पहचान के लिए घर घर जाकर जांच की जाएगी और लोगों के लिए अलग से फीवर क्लिनिक भी बनाया जाएगा। उधर नॉर्थ दिल्ली के मेयर ने दावा किया कि MCD अपना काम सही ढंग से कर रही है। उल्टे केजरीवाल ने डेंगू से निपटने के लिए पहले उनके साथ कोई बातचीत नहीं की। बता दें कि पिछले 1 सप्ताह के दौरान 612 लोगों को डेंगू ने अपनी चपेट में लिया है, जबकि अब तक दिल्ली में इस जानलेवा एडीज मच्छरों ने 5 लोगों की जान ले ली है। अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी की संभावनाएं बढ़ गई हैं। पत्नी की हत्या के प्रयास, दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के आरोपी आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं।
द्वारका कोर्ट ने सोमवार को सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी। जमानत याचिका रद्द होने के बाद सोमनाथ भारती के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। बता दें कि सोमनाथ की पत्नी लिपिका ने उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में मामला दर्ज कराया है। 5 दिन की खींचतान के बाद आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों पर एनडीए में सहमति बन गई। सीट बंटवारे पर नाराज मांझी को बीजेपी ने 20 सीटें दी हैं। यही नहीं, माना जा रहा है कि लगभग 5 सीटों पर मांझी के उम्मीदवार बीजेपी के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार चुनाव में बीजेपी ने अपने खाते में 160 सीटें रखी हैं, तो रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 40 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 23 सीट दी गई है। हालांकि सीट बंटवारे से पासवान खेमा नाराज बताया जा रहा है। और इस बीच पासवान की नाराजगी को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात का दौर देर रात तक जारी रहा। सीपी ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, अनंत कुमार समेत कई बीजेपी नेता शाह के घर पर देर रात तक मौजूद रहे। साथ ही एलजेपी नेता चिराग पासवान भी बैठक में मौजूद थे। बैठक के बाद बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि कहीं कोई परेशानी नहीं है। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे की बाधा पार होने के बाद अब बीजेपी चुनाव लड़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। इसी के मद्देनजर आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। चुनाव समिति की बैठक में पहले, दूसरे और तीसरे दौर के मतदान के लिए उम्मीदवारों के नाम का चयन किया जाएगा। फिर उसके बाद बिहार के जातिगत समीकरणों के बीच विकास का घोषणा पत्र जारी होगा। बिहार में बीजेपी एक बार फिर अपने स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज्यादा से ज्यादा रैलियां आयोजित करने जा रही है। बिहार के चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी 12 रैलियां करेंगे। बता दें कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले भी पीएम मोदी गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और आरा में रैलियां कर चुके हैं। पीएम मोदी की रैलियों में उमड़ी भारी भीड़ से पार्टी में खासा उत्साह है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर पिछड़ी जाति को ठगने और महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। लालू यादव ने एक ट्वीट के जरिए बीजेपी से पूछा है कि कोई महिला अब तक संघ की अध्यक्ष क्यों नहीं बनी। लालू ने बीजेपी को अफवाह और झूठ की उस्ताद पार्टी करार देते हुए ट्वीट कर कहा कि बीजेपी पिछड़ों और दलितों का आरक्षण खत्म करने के लिए काम कर रही है। बीजेपी ने लालू के आरोपों पर पलटवार करते हुए इसे उनकी अज्ञानता करार दिया। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का मददगार बताया। आजम खान ने कहा कि बिहार के चुनाव में ओवैसी को कुछ नहीं हासिल होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में उनका कोई जनाधार नहीं है। आजम ने कहा कि बिहार में ओवैसी के आने से सिर्फ बीजेपी को मदद मिल रही है। बता दें कि ओवैसी ने बिहार चुनाव में सीमांचल के इलाके में अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। 18 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय सीट वाराणसी जा रहे हैं। उनके वाराणसी दौरे के लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी 18 सितंबर की दोपहर 2:30 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से हेलीकॉप्टर के जरिए बीएचयू जाएंगे। वहां पीएम को ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करना है। इसके बाद पीएम मोदी डीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस पहुंचेंगे, जहां वो 1 घंटे तक बनारस के विशिष्ट नागरिकों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वाराणसी रिंग रोड और वाराणसी से बाबतपुर सड़क निर्माण की आधारशिला रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की कोशिशों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा परिषद के विस्तार पर सहमति बन गई है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की भारत की उम्मीद बढ़ी है। माना जा रहा है कि ये मोदी सरकार का दबाव है, जिसके चलते पहली बार इस पर विचार किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहला मौका है जब महासभा के विभिन्न सदस्य राष्ट्रों ने इस सुधार प्रस्ताव के लिए अपने लिखित सुझाव दिए हैं। चीन, पाकिस्तान, इटली, साउथ कोरिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार करने के पक्ष में नहीं थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूपी में शिक्षा मित्र कई शहरों में प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों ने 2 दिन के कार्य का बहिष्कार का फैसला लिया है। कानपुर, वाराणसी, लखनऊ समेत अलग अलग जिलों में जुटे सैकड़ों शिक्षा मित्र ने धरना प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया। साथ ही साथ उन्हें दोबारा सहायक अध्यापक नहीं बनाए जाने की दशा में अपने लिए इच्छा मृत्यु की भी मांग की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को 1,75,000 सहायक शिक्षकों का अपॉइंटमेंट रद्द कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 1,72,000 शिक्षा मित्र 2 दिनों के हड़ताल पर हैं। यूपी के ज्यादातर जिलों में इस प्रदर्शन का असर देखने को मिल रहा है। स्कूलों में बच्चे तो पहुंच रहे हैं, मगर शिक्षा मित्र उन्हें पढ़ा नहीं रहे। लखनऊ समेत यूपी के सभी प्राथमिक स्कूलों में यही हाल है। भारत 1965 के युद्ध की स्वर्ण जयंती मना रहा है। स्वर्ण जयंती के अवसर पर युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों के बलिदान और वीरता को अलग अलग तरीके से याद किया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ 1965 में
22 दिनों तक चले युद्ध की स्मृतियों को राजपथ पर उतारा है। पाकिस्तान पर फतह की निशानियों और भारतीय वीरों की बहादुरी की तस्वीरें खींचती एक खास प्रदर्शनी शौर्यांजलि का राजपथ पर उद्घाटन होगा। ये प्रदर्शनी 5 दिनों तक चलेगी। पुलिस ने एक ऐसे शख्स की हत्या के आरोप में रामेश्वरम आश्रम के आनंद आत्माराम बाबा उर्फ आलोक बिसोई को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बाबा ने अपने 3 सहयोगियों के साथ मिलकर एक 40 साल के अशोक की पीट कर हत्या की और फिर उसके शव को जलाने की कोशिश की। पुलिस ने आलोक बिसोई को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। पटना में छेड़खानी का विरोध करने पर पुलिस के सामने ही 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। दरअसल अपने एक परिचित के साथ एक युवती एटीएम से पैसे निकालने गई थी, तभी कुछ लोगों ने उसके साथ छेड़खानी करनी शुरू कर दी। छेड़खानी का विरोध करने पर एक युवक की जमकर पिटाई की गई। इस पूरी मारपीट के दौरान पुलिस वहीं मौजूद थी। मारपीट की घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। इसके बाद पुलिस युवती के साथ वाले युवक को ही थाने ले गई। इस दौरान लड़की को छेड़ने वाले मनचले भागने में कामयाब हो गए। अब पुलिस छेड़खानी करने वालों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज का सहारा ले रही है। बिहार के मधुबनी में एक परिवार पर चाकू से हमले के बाद लोगों ने आरोपी को पकड़कर जिंदा जला दिया। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद को लेकर अमर मुखिया नाम के शख्स ने जागेश्वर साहू और उसके परिवार के आधा दर्जन लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया। हमले में घायल जागेश्वर साहू की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने केरोसिन छिड़ककर अमर मुखिया को आग के हवाले कर दिया। आग में बुरी तरह झुलसे अमर मुखिया की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। आगरा में एक युवक ने अपनी प्रेमिका के छोड़कर चले जाने से नाराज होकर प्रेमिका की बहन और उसके पति को गोली मार दी। इसके बाद शिवम नाम के युवक ने खुद भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि शिवम गीता नाम की लड़की से प्यार करता था। गीता कुछ दिन उसके साथ भी रही थी, लेकिन फिर अपनी बहन के कहने पर उसने दूसरी जगह शादी कर ली। इसी बात से नाराज होकर शिवम ने गीता की बहन और उसके पति को गोली मार दी, जिससे दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बलिया में लोगों ने एक मगरमच्छ को पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि ये मगरमच्छ करीब 1 महीने से लोगों के लिए दहशत बना हुआ था। मगरमच्छ पिछले महीने घाघरा नदी में आई बाढ़ के पानी में बहकर गांव के जलाशय में आ गया था। ये मगरमच्छ अब तक गांव वालों के लगभग 1 दर्जन बकरियों और भैंस के बच्चों को निगल चुका था। गांव वालों में इसकी इतनी दहशत थी कि वो लाठी डंडों के साथ झुंड में ही बाहर निकलते थे। हालांकि अब मगरमच्छ के पकड़े जाने से गांव वालों ने राहत की सांस ली है। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके की पुलिस ने एक ऐसे वाहन चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है जो महंगी बाइकों को चुराता था। ये गिरोह महंगी बाइकों को चोरी करने के बाद कौड़ियों के भाव से उन्हें कबाड़ी के पास बेच दिया करता था। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों के पास से 11 बाइक बरामद की है। बाइक चोरों ने पुलिस को बताया कि वो बाइक को कबाड़ी के पास किलो के हिसाब से बेच देते थे। पुलिस अब इस गिरोह के दूसरे सदस्यों की तलाश कर रही है। यही नहीं, पुलिस उस कबाड़ी को भी शिकंजे में लेने की बात कह रही है जो चोरी की बाइकें खरीदता था। मुजफ्फरनगर के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जानलेवा लापरवाही देखने को मिली। वहां 8वीं पास किशोर सरकारी डॉक्टर बनकर मरीजों को दवा ही नहीं दे रहा, बल्कि इंजेक्शन भी लगा रहा है। कुमार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में 8वीं पास कुमार पिछले 13 दिनों से मरीजों का इलाज कर रहा है। डॉक्टर की कुर्सी पर बैठकर कुमार टीबी और मलेरिया जैसी घातक बीमारियों के मरीजों का इलाज करता है। कुमार छोटे छोटे बच्चों को इंजेक्शन भी लगाता है और इस दौरान वो इन्फेक्शन से बचने का कोई तरीका इस्तेमाल नहीं करता। कुमार से जब पूछा गया तो उसने बताया कि 1 हफ्ते पहले ही उसने इंजेक्शन लगाने की ट्रेनिंग ली है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक रेप पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसे भूख हड़ताल खत्म करने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की। पीड़ित अपने बच्चों के साथ इंसाफ की तलाश में भूख हड़ताल पर बैठी थी। पीड़ित महिला ने बताया कि पुलिस ने पहले तो उसे भूख हड़ताल खत्म करने के लिए पैसे दिए, उसके बाद इनकार करने पर उसे धमकी दी, जिसके बाद वो डर कर वहाँ से चली गई। दरअसल पीड़ित महिला के साथ एक शख्स ने बलात्कार किया था, लेकिन शिकायत करने के बाद भी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उच्च अधिकारियों के दखल के बाद किसी तरह केस दर्ज हुआ, लेकिन अब तक आरोपी फरार है। यूएस ओपन के विमेंस डबल खिताब को जीतने के बाद सानिया आज स्वदेश लौटी। सानिया ने जीत पर खुशी जताते हुए इसे अपने लिए बड़ा लम्हा बताया। 2 दिनों बाद सानिया की बहन की सगाई है। उनका कहना है कि अब वो 2 दिनों तक टेनिस से दूर रहकर सगाई की खुशियां मनाएंगी।
बता दें कि सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने यूएस ओपन के महिला डबल्स में जीत हासिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने धोनी के खिलाफ दायर क्रिमिनल याचिका पर रोक लगा दी है। धोनी की तस्वीर एक मैगजीन में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में छपी थी, जिसको लेकर मैगजीन और धोनी के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। भारत के स्टार बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने महाराष्ट्र में फैली सूखे की समस्या को लेकर सरकार को 5 लाख की मदद दी। मुंबई के रहाणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को 5 लाख रुपए का चेक दिया। वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन मेंस सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में जोकोविच ने 5 बार के चैंपियन रहे रॉजर फेडरर को हरा दिया। इस जीत के साथ ही जोकोविच ने साल के तीसरे और करियर का 10वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। दम लगा के हाइशा की सफलता के बाद आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर एक बार फिर से एक साथ एक फिल्म में नजर आएंगे। इस फिल्म का नाम है भूल से नाम ना लो प्यार का और इससे एकता कपूर प्रोड्यूस भी कर रही हैं। शाहिद कपूर, आदित्य रॉय कपूर और इमरान खान को पहले इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन बात नहीं बनी थी। मीरा आजकल कोरियोग्राफर बॉक्सो सीजर से डांस सीख रही हैं। खबर के मुताबिक मीरा अपने पति शाहिद की अगली फिल्म एके वर्सेस एसके में नजर आएंगी। विक्रमादित्य मोटवानी के निर्देशन में बन रही फिल्म की शूटिंग 11 सितंबर से शुरू हो रही है। यामी गौतम के चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। यामी अपनी अगली फिल्म जूनियत में एक डांस नंबर भी करती नजर आएंगी। जब यामी ने फिल्म विक्की डोनर से बॉलीवुड में एंट्री की थी, उन्हें किसी भी फिल्म में ऐसा करने का मौका नहीं मिला था। अब उनकी ये चाहत पूरी हो गई।